हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कई दिनों का करंट अफेयर्स है, इस वजह से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के सेनाध्यक्ष यानी आर्मी चीफ ने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का पदभार संभाला है? पड़ोसी देश है भारत का, आंसर होगा म्यांमार। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, उसके बाद इस पर डिटेल बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम बताएं। आंसर होगा मिंग आंग हेलेंग। ओके, नाम ध्यान रखने की बात है। वो म्यांमार सेना के प्रमुख हैं और उन्होंने 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट कर दिया था। उस वक्त की जो नेता थी वहाँ की आंग सान सू की और वहाँ के प्रेसिडेंट, उन सबको जेल में डाल दिया था। अभी भी वो दोनों जेल में हैं और कई नेता वहाँ के जेल में हैं। तो अब सेना प्रमुख ने 1 अगस्त को यानी 2021 को खुद को म्यांमार का अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है और कहा है कि हम ही सेना पूरा सत्ता चलाएंगे और 2023 को वो चुनाव करवाएंगे, वर्ष 2023 में। ओके, तो ये बात है, पड़ोसी देश का मामला है। मैप भी आपने देखा, ओके, भारत के बगल में है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायप यीडॉ। मुद्रा क्या? क्यात। और भाषा क्या? लैंग्वेज बर्मीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ई रूपी क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में लॉन्च किया, अभी हाल ही में? आंसर होगा ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ओके, नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर होगा जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और हेल्थ मिनिस्ट्री तीनों ने मिलकर विकसित किया है और इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। ओके, ये क्या है? देखिए, अगर बेसिकली बात करूं तो QR कोड है या कहें SMS स्ट्रिंग आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। सरकार के इस कदम से ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ डिलीवरी की मदद मिलेगी, ऐसा सोचना है सरकार का। और इसके थ्रू किसी के इलाज या पढ़ाई में मदद करना चाहती है सरकार तो वो कर सकती है। कैश रकम की देने की बजाय ई रूपी का इस्तेमाल हो सकता है। ओके, एक उदाहरण दूँ आपको, जैसे कि आपने कहीं कुछ ख़रीदारी की है और वहाँ से आपको कैश नहीं, कुछ आपको वाउचर मिल जाता है कि अगली बार जब आप आएंगे तो ये कैश करा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही वाउचर है, ई वाउचर है, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो सरकार दे रही है। ओके, सरकार आपके SMS में वो वाउचर पहुँचाएगी, SMS के थ्रू या फिर डिजिटल इस QR कोड के थ्रू, और आप स्कैन करवा कर उससे जो जिस चीज़ के लिए आपको सरकार ने वो वाउचर दिया है वो काम आप करा सकते हैं। जैसे पढ़ाई करनी है तो कुछ किताबें खरीदने के लिए अगर सरकार पैसा दे रही है तो वो आप कर सकें और इससे ये पता चल सकेगा कि पैसा कहाँ पर लगा है। मान लीजिए किताबों के लिए भेजा गया है तो उससे किताबें खरीदी गई हैं या नहीं, ये ई रूपी से पता चल जाएगा। और समय के साथ इसमें और भी चीज़ें जोड़ने का प्लान है सरकार का। ई रूपीज़ एक तरह से पर्सन के साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। कैसे काम करता है? जैसे मैंने बताया, लाभार्थी के मोबाइल में एक QR कोड आता है या SMS आता है और जो सेवा प्रदाता है यानी जो सर्विस दे रहा है उसके अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके थ्रू। मतलब उस व्यक्ति को ले जाना है सेवा प्रदाता के पास जो सर्विस दे रहा है उसके पास, और वो फंड उसके पास आ जाएगा और वो उसकी सर्विस कर देगा। ओके, इसके लिए किसी कार्ड या डिजिटल भुगतान ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो कई सारे इसके फीचर्स आने वाले हैं आने वाले वक्त में और ये सुविधा होने वाली है। ओके, बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सब में सरकार इसको करेगी। तो एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या ई रूपी एक डिजिटल करेंसी है? क्योंकि डिजिटल करेंसी की भी बात आ रही है, उसके बारे में अगले 1-2 दिन में डिटेल में बताएंगे आपको। तो देखिए, ये एक पेमेंट सिस्टम है, न कि डिजिटल करेंसी है। ओके, ओनली पेमेंट सिस्टम है और इंडियन रुपया द्वारा समर्थित है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता इसे। ओके, करेंसी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन ये वाउचर है, पेमेंट सिस्टम है, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता का कार्यभार कितने समय के लिए 1 अगस्त 2021 को संभाला? आंसर होगा 1 महीने के लिए।
देखिए, भारत ने अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभाली है और 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसकी खुद अध्यक्षता करेंगे और ऐसे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सीधे अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इससे पहले भी भारत अध्यक्ष रह चुका है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन पहली बार कोई प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेगा डायरेक्ट। अब तक ये होता था कि जो राजदूत वगैरह होते थे उन्हीं को भेज दिया जाता था। ओके, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में भी तो शॉर्ट में जान लेते हैं। कितने सदस्य देश हैं? तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश शामिल होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं यानी परमानेंट और 10 अस्थायी होते हैं यानी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर जो हैं, परमानेंट मेंबर, उनके पास वीटो पावर होती है, जैसे चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ओके, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है टर्म, और हर साल 5 मेंबर चुने जाते हैं और हर साल 5 मेंबर का रिटायरमेंट हो जाता है। ओके, और ये दुनिया के अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल मिला है जो 1 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। ओके, और आपको बता दूं यहीं पर कि दिसंबर 2022 में भी भारत को अध्यक्षता मिलनी है। हर महीने ये अध्यक्षता बदलती रहती है। हर महीने के जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं उसके आधार पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता अलग अलग देशों को मिलती रहती है और इसी आधार पर अगस्त 2021 को ये अध्यक्षता मिली है और इसके बाद दिसंबर 2022 में भी भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। ओके, और इससे पहले जैसे मैंने बताया कि पहले भी इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है और अध्यक्षता का मौका मिलता रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? कई बार ये क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका आंसर होगा टीएस त्रिमूर्ति। और यहाँ एक और बात बता दूँ कि भारत जो है अपनी अध्यक्षता में 3 हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है। एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा, पीस कीपिंग यानी शांति स्थापना, और काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ये मीटिंग करने जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का 8वां कार्यकाल है और इससे पहले भी कई बार इंडिया अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं, इन सब बार इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। यूनाइटेड नेशंस की भी बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1945 में, और इस समय टोटल कितने मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के? 193। तो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, वो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 ऑर्गन हैं, जैसे एक है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टशिप काउंसिल, 5वां है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है सेक्रेटेरिएट। ओके, और बहुत सारी अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी होती है जैसे WHO, ILO, वो सब इन्हीं 6 में से अलग अलग में डिवाइडेड होते रहते हैं। ओके, तो क्यों महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जो भी क्रिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ही होते हैं। ओके, और भारत और इससे रिलेटेड जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड जो रिफॉर्म लाई जाए, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें बदलाव किया जाए और इंडिया को भी उसमें जगह दी जाए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात थी जिस पर में आपने जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तमाम एग्जामिनेशन में कई सारे क्वेश्चन टकरा रहे हैं, जैसे CHSL का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी कई सारे क्वेश्चन उससे आए हैं। आगे कई और एग्जामिनेशन है, काम आएगा आपको। और ये बुक भी है अवेलेबल अमेजन पे, बेस्ट सेलर है, आप देख सकते हैं अमेजन पे। और पिछले साल का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसरो ने NISER NISER तो उपग्रह को वर्ष 2023 तक लॉन्च करने का फैसला किया है? आंसर होगा नासा। देखिए, अभी हाल ही में जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है उसी में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं यानी अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने ये जानकारी दी है। एक सांसद ने सवाल पूछा था इस मुद्दे पर। तो ये जो सैटेलाइट है
NISAR, वो उसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये जो प्रोजेक्ट है उस पर फैसला हुआ था 2015 में ही। यूनाइटेड नेशंस के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, जब वो इंडिया विजिट पर आए थे तब ये डिसीजन हुआ था कि एक सैटेलाइट बनाई जाए इसरो और नासा के मिले-जुले तकनीक के आधार पर। ठीक है, दोनों के साइंटिस्ट मिले और दोनों बनाए। तो इस सैटेलाइट का उपयोग क्या होगा, तो भूमि की सतह में जो परिवर्तन हो रहा है वैश्विक माप करना उसका, 2023 की शुरुआत में इसको लॉन्च करने का प्रयास किया जाएगा, मतलब टाइम तय कर दिया गया है। एक ड्यूअल बैंड ये सैटेलाइट है, यानी एल बैंड और एस बैंड पर आधारित रडार इमेजिंग मिशन है, जिसमें लैंड, इसके अलावा वनस्पति और क्रायोस्फीयर, तो वहाँ पर जो मामूली बदलाव होते हैं वो सब उसकी जांच की जाएगी, उसको देखा जाएगा। ठीक है, इसरो की बात कर लें, अध्यक्ष कौन है, के सिवन। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। नासा की भी बात कर लें, प्रशासक कौन है, बिल नेल्सन। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1958, 1958। अगला क्वेश्चन, 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है। आंसर होगा भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर नगर निगम ने ये दावा किया है कि कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण जो किया गया था शुरू, तो उसके तहत 18 साल से ऊपर के 100% लोगों का टीकाकरण 2 अगस्त तक पूरा कर दिया जा चुका है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि टीकाकरण ही कोविड-19 से बचाव का अभी तक उपाय है। ओडिशा की भी बात कर लें, ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, जहां पर ये जिस शहर ने ये उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 पर विशेष अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया है, किस टीम को आमंत्रित किया गया है। आंसर होगा ओलंपिक टीम। ओके, देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर उन्होंने आमंत्रित किया है, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और ऐसा पहला मौका माना जा रहा है कि जब ओलंपिक में हिस्सा लेने गई जो पूरी टीम है उसको स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर बुलाया जाएगा। ओके, आपको पता ही है ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है वो जापान के शहर टोक्यो में किया जा रहा है वर्ष 2021 में। तो आप कहीं भी अगर लिखा देखें कि टोक्यो ओलंपिक 2020, तो ये सही है। ये आयोजन हो रहा है 2021 में, लेकिन ये इवेंट है 2020 का। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई जगह आपको देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये क्यों 2020 लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें भारत की ओर से 228 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट दल को भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB, फुल फॉर्म है इंग्लिश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो उसने सुसाइड यानी आत्महत्या का डेटा जारी किया है। तो इसमें किस आयु वर्ग के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। आंसर होगा 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के। ओके, NCRB ने ये डेटा जारी किया, तो एक सवाल पूछा गया था सांसद को द्वारा, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, तो उन्होंने ही ये जवाब दिया और ये डेटा जारी किया है संसद में 30 जुलाई को। और बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि 14 से 18 आयु वर्ग के 24,000 से ज़्यादा बच्चों ने 2017 से 2018 के बीच में आत्महत्या कर ली। इनमें 13,325 लड़कियां हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आंकड़ा है वो 2017 से 2019 तक का, यानी 17, 18, 19 3 साल का। 13,325 लड़कियां शामिल हैं आत्महत्या करने वालों में। 2017 की बात करेंगे तो 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 8,029 बच्चों ने आत्महत्या की, जो 2018 में ये बढ़कर 8,162 हो गए।
और उसके बाद भी 2019 में और बढ़ गई 8,377 इस आयु वर्ग के लोगों ने आत्महत्या किया। और आंकड़ों के मुताबिक 4,046 बच्चों की आत्महत्या के पीछे परीक्षा में फेल होने का कारण बताया गया है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट मामला है, चूँकि ये सोसाइटी से रिलेटेड है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को भी, परिवार को भी, सोसाइटी को भी। रिपोर्ट में आत्महत्या का कई कारण बताए गए हैं, जैसे किसी प्रियजन की मौत, नशे का आदी हो जाना, गर्भधारण कर लेना, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होना, बेरोजगारी भी एक बड़ी वजह है और गरीबी भी है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में आत्महत्या के मामले आए हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी की जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो पेश किया संसद में NCRB का डेटा, तो उसके अनुसार इस आयु वर्ग के, यानी 14 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सुसाइड के मामले हैं वो मध्य प्रदेश में सामने आए। वहाँ पर 3,115 बच्चों ने सुसाइड किया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब का स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लगातार 2 ओलंपिक गेम्स आयोजन में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताएं। आंसर होगा PV सिंधु। ओके, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, शटलर हैं PV सिंधु। तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 1 अगस्त 2021 को चीन की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वो लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और इससे पहले जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो उसमें भी उन्होंने पदक जीता था। वो सिल्वर पदक उन्होंने अपने नाम किया था, रजत पदक। तो सिंधु का लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल है और इस पदक के साथ जो है भारत के झोली में दूसरा मेडल आ गया था। और हालांकि उसके बाद और भी मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो PV सिंधु के बारे में भी कुछ बात कर लें। वो आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद की रहने वाली हैं, 26 साल की हैं। 8 साल की उम्र में ही PV सिंधु ने खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि इनके माता पिता दोनों वॉलीबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं और इनके पिता PV रमन को वर्ष 2000 में खेल के लिए अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। भले ही माता पिता वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, लेकिन सिंधु का रुझान जो है बैडमिंटन में था और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। P गोपीचंद को उन्होंने देखा था, उससे काफ़ी प्रभावित हुई थी, तभी से बचपन में ही बैडमिंटन की ओर उनका झुकाव हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मान कौर का निधन हो गया 31 जुलाई 2021 को। तो वह किस खेल से जुड़ी थी? आंसर होगा एथलेटिक्स। ओके, वो एथलीट थी और एथलेटिक्स से जुड़ी हुई थी। इंटरनेशनल मास्टर एथलीट मान कौर का 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, गॉल ब्लैडर में कैंसर की बीमारी की वजह से। और आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। 102 साल की उम्र में उन्होंने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता था, 102 साल की उम्र में दौड़ में। इसके अलावा ऑकलैंड में स्काई टावर पर स्काई वॉक करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस समय 102 साल की थी। उन्होंने अपने बेटे गुरदेव सिंह का हाथ पकड़कर ये स्काई वॉक की थी, रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था इतनी उम्र में। ओके, 2018 में स्पेन में आयोजित मास्टर्स मुकाबले में जेवलिन थ्रो और 200 मीटर दौड़ मुकाबले में 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते थे। कई सारे अवार्ड उन्होंने जीते थे इस उम्र में। उनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, शॉर्ट में कहते हैं इसे CGA, तो उसका कार्यभार किसने संभाला है? आंसर होगा दीपक दास। ओके, कई बार लोग CAG और CGA में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन भी आपने देखा है, CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और CAG क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, दोनों में फ़र्क होता है। तो दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को 25वें CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
1986 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस के अधिकारी हैं। और आपको बता दूं कि दीपक दास इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक यानी प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स रह चुके हैं। तो इससे पहले CGA के पद पर कौन तैनात थी? सोमा राय बर्मन। CGA का काम क्या होता है? देखिए, CGA का काम जो है अकाउंट से रिलेटेड होता है। केंद्र सरकार का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है अकाउंट से रिलेटेड यानी लेखा से रिलेटेड मामलों में। केंद्र सरकार के अकाउंट्स को तैयार करना यानी जो खर्चा पानी है उसके बारे में डेटा रखना, ये सब जिम्मेदारी CGA की होती है। ओके, जो इंटरनल ऑडिट वगैरह भी होता है वो भी CGA के पास होता है काम। राजकोषीय घाटा वगैरह क्या हो रहा है उसको कैलकुलेट करने का काम भी यही करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा स्टेफन ओकॉन। फ्रांस के अल्पाइन रेनॉल्ट टीम के हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आंसर होगा 1 से 7 अगस्त तक। देखिए, ये जो दिवस है, दिन है, वो या कहें ये जो पूरा सप्ताह है वो शिशुओं यानी बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की महत्ता के जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। ओके, अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ये हर साल मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है इस वीक की? तो स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेंजर डे। आंसर होगा 31 जुलाई। ओके, विश्व रेंजर डे ये मनाया जाता है 31 जुलाई को। और ये वर्ल्ड नेचर और कल्चरल हेरिटेज की रक्षा के लिए जो रेंजर तैनात हैं उनको याद करने के लिए, और जो लोग मारे गए हैं उस दौरान तो उनके श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। रेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नेचर को प्रोटेक्ट करता है। वन विभाग में आपने देखा होगा, सुना होगा अखबारों में कि रेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, रेंजर ने ये कहा या बयान दिया। वन रेंजर होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर होते हैं। ओके, हालांकि कुछ देशों में सिक्योरिटी वगैरह के काम में जो तैनात हैं उनको भी रेंजर कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में रेंजर जो होते हैं वो जो हमारी वन संपदा है इन सबको प्रोटेक्ट करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर होगा कर्नाटक। ओके, देखिए ये रिजर्वेशन सभी कैटेगरी में दिया जाएगा, यानी जनरल, OBC, SC, ST। ओके, दरअसल कर्नाटक में क्या हुआ कि पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें मेल और फीमेल का ही ऑप्शन था फॉर्म भरने के दौरान। तो ट्रांसजेंडरों की ओर से आरक्षण की मांग उठी और कहा गया कि हमें भी तो आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। तो याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर्स के समूह ने और कहा था कि ये तीसरा जेंडर का ऑप्शन नहीं है। तो सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट में। सरकार को लगा कि हो सकता है इस पर आगे विवाद और बढ़ेगा, तो उसके बाद कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अब सरकारी नौकरी में आरक्षण तय कर दिया है 1%। ये कहा गया है कि जब भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन जारी होंगे तो पुरुष महिला के साथ साथ अन्य का कॉलम भी रहेगा, यानी अदर। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन सरकार ने हाई कोर्ट को भी सौंपी है। ठीक है, 1% का आरक्षण दिया गया है, ऐसा पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। आंसर होगा 29 जुलाई। देखिए, बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, आपको पता होगा। और देश में 52 टाइगर रिजर्व्स हैं। बाघों के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए ये विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और आपको बताऊं, पिछले साल यानी 2020 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018। नाम तो 2018 था, लेकिन 2020 में ये जारी हुई थी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया के जो बाघों की आबादी है उसका 70% हिस्सा यानी 70% हिस्सा दुनिया भर के बाघों का भारत में। ओके, मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 यानी 2967 बाघ हैं।
और देश में सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं 526 वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो भारत के टॉप 5 राज्यों की बात कर लें जहाँ पर बाघों की संख्या ज़्यादा है, तो जैसे मैंने पहले बताया मध्य प्रदेश में 526 है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है 524, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है 442, चौथे स्थान पर है महाराष्ट्र 312 बाघ हैं, और पाँचवें पर उत्तर प्रदेश है जहाँ 173 बाघ हैं। और अगर बात करेंगे पार्क की तो जिम कॉर्बेट पार्क है जहाँ पर बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन वहाँ कई सारे पार्क हैं नेशनल पार्क, तो वो अलग अलग जगह बढ़ जाता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कहेंगे किस नेशनल पार्क में है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ है। ओके, दुनिया भर के 13 देशों में बाघों के पोषण के और उसके रक्षा के लिए प्रयास चल रहे हैं। टोटल 13 टाइगर रेंज नेशन हैं जिनमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? आंसर होगा 14। ओके, पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, उसके बारे में जब डिटेल बता रहा था पिछले क्वेश्चन का, कि देश में टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं, तो इसमें से CATS मान्यता दिए गए, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ओके, तो ये मान्यता दी गई है। और ये जानकारी किसने जारी की? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो उसी दौरान ये बताया। ओके, ये नेशनल एक क्लासिफिकेशन एग्रेडेशन है जो कि बाघों के बेहतर प्रबंधन और कैसे उसकी रक्षा की जाए उसके लिए ये दिया जाता है। तो किन किन टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड या फिर कहें मान्यता दिया गया है? तो असम का है मानस टाइगर रिजर्व, असम का ही है। दूसरा काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, ये भी असम का है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का ही कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का ही है। इसके अलावा महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व है, केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु का मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु का ही अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा SN प्रधान। ओके, NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है उसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल SN प्रधान को 29 जुलाई 2021 को NCB का प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ओके, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जुलाई को एक आदेश जारी किया, उसी में ये कहा है। ओके, SN प्रधान जो है वो IPS अधिकारी हैं और वो राकेश अस्थाना की उन्होंने जगह ली है। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 जुलाई। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो है प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसका नंबर आप देख रहे हैं 7827170170। तो लॉन्च किया है, तो ये सुविधा किन महिलाओं के लिए है? आंसर होगा हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये हेल्पलाइन अभी हाल ही में जारी किया है और हिंसा प्रभावित जो महिलाएं हैं वो यहाँ संपर्क कर सकती हैं। उनको अस्पताल, डॉक्टर, पुलिस, मनोवैज्ञानिक सर्विसेज, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, इन सब अधिकारियों से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। किस देश ने भारत को कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल किया है? रेड लिस्ट बनाया है किस देश ने? उसमें इंडिया को भी शामिल किया है और कहा है कि अपने ही नागरिकों को
कि अगर इंडिया और उन देशों में या जो रेड लिस्ट में शामिल देश हैं वहाँ पर यात्रा की तो 3 साल का प्रतिबंध और जुर्माना भी लगेगा। आंसर होगा सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है और कहा है कि कोविड-19 की वजह से रेड लिस्ट तैयार किया गया है, जहाँ उनका मानना है कि भारत और कुछ कई और देश हैं जो कि खतरे ज़्यादा हैं वहाँ जाने से, तो उनको 3 साल यात्रा मतलब अगले कुछ वक्त के लिए यात्रा ना करें। अगर यात्रा की तो 3 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हाँ, परमिशन लेके यात्रा कर सकते हैं। कई देश हैं इस रेड लिस्ट में, इंडिया है ही, इसके अलावा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, यूएई, तुर्की, ये सब देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नौसेना के नए उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ का नाम बताएं, कौन है? आंसर होगा वाइस एडमिरल एस.एन. घोड़मडे। उन्होंने 31 जुलाई को वाइस एडमिरल जी अशोक से ये पद लिया है। इंडियन नेवी के नेवल चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जुलाई। ये संयुक्त राष्ट्र ने ये घोषित किया हुआ है, 2013 में घोषित किया था। 2021 की थीम क्या है? पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ेगी, विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है ये, तो उसको बेहतर प्रबंधन के लिए ये अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री दूसरी बार कौन बने हैं? आंसर होगा निकोला पशिन्यान। ओके, उनकी पार्टी ने जून 2021 में जो चुनाव हुए संसदीय, तो उसमें बहुमत प्राप्त किया है, तो अब दोबारा उनको प्राइम मिनिस्टर 2 अगस्त को बनाया गया है। आर्मेनिया की बात हो रही है, राजधानी क्या है? येरेवान, मुद्रा क्या है? आर्मेनियाई दरम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे? आंसर होगा 1 अगस्त। ओके, ये दिवस की घोषणा हुई थी 2020 में, यानी पिछले साल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने की थी। दरअसल आपको बता दूं कि 1 अगस्त 2021 को, यानी इस साल 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना था उसके 2 साल पूरे हो गए, तो उसी अवसर पर ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था। ओके, तो उसी की वजह से ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। इसका पूरा PDF अवेलेबल हो गया है कई दिनों के करंट अफेयर्स का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके काम आएगा।